So welcome everyone to the module on translation and आज हम बहुत important paragraphs discuss करेंगे and बाद के translation module का एक fresh lecture है। इसमें आज हम दो passages discuss करेंगे जो कि बहुत ही relevant है exam perspective से और in general आपका translation improve करने के perspectives। First paragraph, let's get started. Passage 1, English to Hindi. Okay. So left side पहले आप ध्यान दीजिए and then translation के टाइम पे आपको right side screen के आते हैं। So let's start. Passage 1, English to Hindi. The education dimension captures school attendance in years of schooling, while the standard of living includes broad indicators such as sanitation, drinking water, housing and assets. तो जो हमारा education dimension है यानी शिक्षा आयाम, ठीक है, वो जो है वो क्या कैप्चर करता है, क्या उसमें क्या क्या शामिल है? स्कूल अटेंडेंस यानी स्कूल की उपस्थिति और या स्कूल में उपस्थिति और इयर्स ऑफ स्कूलिंग, जो स्कूली शिक्षा के कितने वर्ष, ठीक है, स्कूलिंग के वर्ष। While the standard of living includes broad indicators such as sanitation, drinking water, लेकिन जो रहने का जो जीवन स्तर जो होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या संकेतक शामिल हैं? ठीक है, शिक्षा आयाम है, उसके जो संकेतक हैं वो क्या है? स्कूल अटेंडेंस और इयर्स ऑफ स्कूलिंग। और जीवन स्तर के संकेतक क्या क्या हैं या व्यापक संकेतक जो है वो क्या क्या है? सैनिटेशन यानी स्वच्छता, ड्रिंकिंग वाटर यानी पेयजल या पेयजल बोलते हैं उसको, राइट, हिंदी में, और हाउसिंग यानी आवास, और एसेट्स यानी संपत्ति। तो ये चार चीजें किसके संकेतक हैं? जीवन के स्तर के संकेत, ठीक है। क्रिश्चियन का ट्रांसलेशन कैसे होगा? शिक्षा आयाम में स्कूल की उपस्थिति और स्कूली शिक्षा के वर्षों को शामिल किया गया है। स्कूल एजुकेशन डायमेंशन कैप्चर स्कूल अटेंडेंस इयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी इसमें शामिल है क्या क्या चीजें? दो चीजें शामिल है। तो शिक्षा आयाम में शामिल है, क्या शामिल है? कैप्चर यानी इसमें शामिल है, क्या शामिल है? स्कूल की उपस्थिति या स्कूल में उपस्थिति और स्कूली शिक्षा के वर्ष यानी इयर्स ऑफ स्कूलिंग को शामिल किया गया है। इट कैप्चर्स, ठीक है। तो इंग्लिश में हमने एक्टिव में बोला और हिंदी में हमने पैसिव वॉइस बोला कि इसमें शामिल किया गया, क्योंकि हम मे का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कॉमा, जबकि, वाइल यानी जबकि, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन के स्तर में स्वच्छता, पेयजल, आवास और संपत्ति जैसे व्यापक संकेतक शामिल, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्लूड्स ब्रॉड इंडिकेटर्स सच एज सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग एंड एसेट्स। तो बल्कि जबकि जीवन के, इसमें यह है कॉमा, जबकि जीवन के स्तर में या जीवन स्तर में स्वच्छता, पेयजल, आवास और संपत्ति जैसे व्यापक संकेतक शामिल हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्लूड्स ब्रॉड इंडिकेटर्स सच एज, जैसे, सच एज मतलब जैसे, ठीक है। ये चार प्रकार के इनका नाम लिया, उसके बाद इनके जैसे ब्रॉड इंडिकेटर्स, इंक्लूड ब्रॉड इंडिकेटर्स जैसे व्यापक संकेतक शामिल हैं। इंक्लूड्स उसमें शामिल है, इंक्लूड करना या कैप्चर करना वो एक ही चीज उसमें शामिल, ठीक है। सेंटेंस क्लोज। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, तो पूरा सेंटेंस एक बार पढ़ लेते हैं। शिक्षा आयाम में स्कूल की उपस्थिति और स्कूली शिक्षा के वर्षों को शामिल किया गया है, कॉमा, जबकि जीवन स्तर में स्वच्छता, पेयजल, आवास और संपत्ति जैसे व्यापक संकेत या संकेतक शामिल हैं। Next sentence, the report is fairly comprehensive and covers all 36 states and union territories. The report काफी व्यापक है, comprehensive है, broad है, and covers all 36 states, और सारे 36 राज्य और केंद्र शासित राज्यों को और उसमें, and covers all यानी और इसमें या उसमें, ठीक है, और इसमें सारे, और इसमें सभी 36 राज्य और केंद्र शासित राज्यों को शामिल किया गया है, ठीक है। रिपोर्ट काफी व्यापक है और इसमें सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। All 12 indicators are covered for 707 administrative districts. तो 707 प्रशासनिक जिलों के लिए सभी 12 संकेतकों को में सभी 12 संकेतक शामिल हैं, ठीक है, या शामिल किया गया है भी बोल सकते हैं, ऑल इंडिकेटर्स आर कवर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 707 प्रशासनिक जिलों यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स, 707 प्रशासनिक जिलों के लिए सभी 12 संकेतक शामिल हैं, या
707 प्रशासनिक जिलों के लिए सभी 12 संकेतक शामिल हैं या सभी 12 संकेतकों को शामिल किया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, इन दिस कॉन्टेक्स्ट द रिपोर्ट अंडरस्कोर्स अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस एंड द लेवल ऑफ पॉवर्टी इन अर्बन एंड रूरल एरियाज, ठीक है। अंडरस्कोर यानी हाईलाइट करना, रेखांकित करना। सो इस संदर्भ में ये रिपोर्ट शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों, अर्बन एंड रूरल एरियाज में गरीबी के स्तर में गरीबी के स्तर के महत्वपूर्ण अंतर को रेखांकित करती है। यानी इट अंडरस्कोर्स द सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द लेवल ऑफ पॉवर्टी, में गरीबी के स्तर के महत्वपूर्ण अंतर को रेखांकित करती है। सिग्निफिकेंट डिफरेंस, गरीबी का जो स्तर में जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, ठीक है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी के स्तर में जो महत्वपूर्ण अंतर है उसको ये रेखांकित करती है, ठीक है। तो इस संदर्भ में कॉमा, इन दिस कॉन्टेक्स्ट कॉमा, ये रिपोर्ट शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के स्तर में महत्वपूर्ण अंतर को रेखांकित करती है, ठीक है। इट अंडरस्कोर्स द सिग्निफिकेंट, अंडरस्कोर मतलब रेखांकित कर, हाईलाइट कर। आगे बढ़ते हैं। While only 5.2% of the people are classified as multidimensional poor in urban areas, the number is 19.28 for rural areas. तो जहां शहरी क्षेत्रों में केवल 5.27% लोग 5.27% लोगों को ही बहुआयामी गरीब के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड एज। वहीं ग्रामीण द नंबर इज 19.28, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ये संख्या 19.28% है, ठीक है। While only 5.2% of the people are classified as multidimensional poor in urban areas, the number is 19.28% for rural areas. तो ग्रामीण क्षेत्र गरीबी के स्तर कहाँ पे कम है? शहरों में कम है 5.27, और ग्रामों में कितना है? 19.28, काफी फर्क है, ठीक है। डबल से भी ऑलमोस्ट 4 गुना है शहरों का ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोगों का गरीबी के जो स्तर है वो 4 गुना है शहरों से, ठीक है। तो जहां वाइल यानी जहां शहरों में, शहरी क्षेत्रों में, अर्बन एरियाज, जहां शहरी क्षेत्रों में केवल 5.27% लोगों को बहुआयामी गरीब के रूप में वर्गीकृत किया गया, बहुआयामी रूप में वर्गीकृत किया गया, क्लासिफाइड एज मल्टीडायमेंशनली पुअर। मल्टीडायमेंशनली पुअर यानी बहुआयामी गरीब के रूप में वर्गीकृत किया गया, क्लासिफाइड एज, वर्गीकृत करना, क्लासिफाइड मतलब वर्गीकृत करना। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह संख्या 19.28% है, ठीक है। तो फिर से पढ़ते हैं एक बार। जहां शहरी क्षेत्रों में केवल 5.27% लोगों को बहुआयामी गरीब के रूप में वर्गीकृत किया गया, वह ग्रामीण क्षेत्रों में यह संख्या 19.28% है, ठीक है। States with a higher proportion of people living in rural areas thus will have to work more to improve the standard of living. तो जिन राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का अनुपात ज्यादा है, उनको अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए ज्यादा परिश्रम करना होगा, यही है। इसी को थोड़ा और सुंदरता से लिख दीजिए। ऐसे में, ठीक है, लाइक will thus have to मतलब इस परिस्थिति में, ठीक है, ऐसे में, इसको हम स्टार्टिंग में लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि विल दस करके हम हिंदी में नहीं लिख सकते, हम उसको स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा। ऐसे में यानी इस परिस्थिति में जिन राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या अधिक है, कॉमा, उन्हें जीवन स्तर में सुधार के लिए और अधिक काम करना होगा। विल हैव टू वर्क मोर, उन्हें जीवन स्तर के सुधार में और अधिक काम करना होगा। विल हैव टू वर्क मोर टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड। तो ऐसे में जिन राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या अधिक है, कॉमा, उन्हें जीवन स्तर में सुधार के लिए और अधिक काम करना होगा, विराम। Next sentence. Bihar, for instance, has seen the sharpest decline, but still has about 34% of the population classified as multidimensional poor. तो उदाहरण के तौर पे या उदाहरण के लिए बिहार में सबसे तेज गिरावट देखी गई है। किस चीज की? बहुआयामी गरीब लोगों के जो बहुआयामी गरीब वर्ग में लोगों की संख्या में गिरावट बिहार में सबसे तेजी से देखी गई। तो बिहार में सबसे
तेज गिरावट देखी गई है। बिहार हैज सीन द शार्पेस्ट डिक्लाइन। बिहार ने देखी नहीं है, बिहार में देखी गई है। इंग्लिश में लिखते हैं बिहार हैज सीन, लेकिन हिंदी में बिहार में देखी गई। किंतु फिर भी वहां लगभग 34% जनसंख्या बहुआयामी के बहुआयामी वर्ग के रूप में बहुआयामी गरीब के रूप में वर्गीकृत है। ठीक है, but still has about 34% of the population classified as multidimensional. लेकिन अभी भी बट स्टिल यानी लेकिन अभी भी 34% आबादी को या जनसंख्या को बहुआयामी गरीब के रूप में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, उदाहरण के लिए कॉमा बिहार में सबसे तेज गिरावट देखी गई है कॉमा, लेकिन अभी भी जहां थोड़ा थॉट चेंज हो रहा है। ठीक है, उदाहरण के लिए कॉमा बिहार में सबसे तेज गिरावट देखी गई है, लेकिन अब यहाँ पे हम मूड को चेंज कर रहे हैं, जो बोलना चाह रहे हैं उसको थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पे फिर पॉज लेंगे, लेकिन के पहले एक बार कॉमा लेंगे, कॉमा। लेकिन अभी भी लगभग 34% आबादी को बहुआयामी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अभी भी यानी प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, इसीलिए वर्गीकृत किया गया है। बट स्टिल हैज अबाउट 35% ऑफ द पॉपुलेशन क्लासिफाइड एज क्लासिफाइड, यानी प्रेजेंट परफेक्ट किया गया है। विराम। द नंबर फॉर केरला इज 0.55%। केरल के लिए ये संख्या 0.55 है। केरल के लिए ये संख्या 0.55% है। ठीक है, 0.55% है। ठीक है, तो ये पैसेज उतना डिफिकल्ट नहीं था समझने के लिए, और इसमें जो टेंसेस थे देखिए इस पेज पे सबसे पहला जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट में बोला गया है। ये पैसेज पूरा जो है सिंपल प्रेजेंट में बोला गया, क्योंकि इसमें फैक्ट्स के बारे में बताया गया। जहां भी हम जानकारी देते हैं, कुछ तत्वों के बारे में, कुछ तथ्यों के बारे में बात करते हैं, तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट होता है। सेकेंड पैराग्राफ में हम पहला सेंटेंस जो है वो आर क्लासिफाइड, वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद विल दस हैव टू वर्क मोर, करना होगा यानी फ्यूचर। उसके बाद थर्ड सेंटेंस क्या है हमारा, थर्ड सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट। तो पहला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट, फिर फ्यूचर, फिर प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, और लास्ट सेंटेंस भी लास्ट सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, क्योंकि हम सिंपली एक फैक्ट बता रहे हैं। फैक्ट्स के लिए हमेशा मैंने अभी बताया ना, सिंपल प्रेजेंट यूज। ठीक है, तो इस तरीके से आप पैसेज के टेंस को ध्यान में रखते हुए पैसेज का ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का दूसरा पैसेज लेंगे, उसको डिस्कस करके सबको क्लोज करें। So let's start passage 2, English to Hindi. Maybe English to Hindi. During a recent visit to China, I had the opportunity to get a sense of where the Chinese economy was heading after zero COVID restrictions were lifted in November 22. तो हाल की मेरी चाइना की यात्रा के दौरान मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ कि मैं चाइनीज इकोनॉमी तो हाल की चाइनीज यात्रा के दौरान मुझे ये समझने का अवसर मिला कि चाइनीज इकोनॉमी यानी चाइनीज आर्थिक व्यवस्था जो है अर्थव्यवस्था, चाइनीज अर्थव्यवस्था जो है वो किस तरफ बढ़ रही है। आफ्टर द जीरो कोविड रेस्ट्रिक्शंस वर लिफ्टेड इन नवंबर 2022 में, जब जीरो कोविड प्रतिबंध जब हटाए गए, शून्य कोविड प्रतिबंध जब हटाने के बाद, ठीक है, चाइनीज अर्थव्यवस्था किस तरफ बढ़ रही है, किस दिशा में जा रही है, इसको समझने का अवसर मुझे मिला। कब, मेरी हाल की चाइना यात्रा के दौरान। ठीक है, तो इसी को अच्छे से अरेंज करिए, सेंटेंस को कैसे बन जाएगा। हाल में ही चाइना यानी चीन हिंदी में, हाल में ही चीन की यात्रा के दौरान कॉमा मुझे समझने का अवसर मिला कि नवंबर 2022 में शून्य कोविड प्रतिबंध हटाए जाने के बाद चीनी अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही। ठीक है, हाल में ही चीन की यात्रा के दौरान मुझे ये समझने का अवसर मिला कि नवंबर 2022 में शून्य कोविड प्रतिबंध हटाए जाने के बाद चीनी अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है, वेयर द चाइनीज इकोनॉमी वाज हेडिंग आफ्टर। ठीक है, चीनी अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है। ठीक है, और हाल में ही चीन की यात्रा के दौरान के बाद कॉमा विजिट टू चाइना कॉमा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, these pervasive restrictions on mobility
These pervasive restrictions on mobility, next sentence, had adversely affected both domestic and external economic and commercial activities. तो ये व्यापक प्रतिबंध जो हैं गतिशीलता यानी मोबिलिटी, गतिशीलता पर ये इन व्यापक प्रतिबंधों ने घरेलू और बाहरी, ठीक है, घरेलू और बाहरी आर्थिक और वाणिज्य गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था। एडवर्सली अफेक्टेड, काफी प्रतिकूल प्रभाव हुआ था किस पे, ये जो रोग प्रतिबंध लगाए गए थे जब कोविड बहुत फैल गया था ना पिछले साल, तो उस समय ये जो व्यापक प्रतिबंध लगाए गए थे उन्होंने गतिशीलता पे व्यापक प्रतिबंधों के कारण जो डोमेस्टिक और एक्सटर्नल इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एक्टिविटीज यानी घरेलू और बाहरी आर्थिक और वाणिज्यिक, ठीक है, वाणिज्यिक गतिविधियों पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। एडवर्सली अफेक्टेड, ठीक है, डाला था यानी क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट, हैड अफेक्टेड, डाला था, पहले डाला था, हो गया वो काम। गतिशीलता पर इन व्यापक प्रतिबंधों ने घरेलू और बाहरी दोनों हैड एडवर्सली अफेक्टेड बोथ यानी दोनों ने घरेलू और बाहरी दोनों आर्थिक और दोनों अफेक्टेड बोथ। तो गतिशीलता पर इन व्यापक प्रतिबंधों ने घरेलू और बाहरी दोनों की आर्थिक, दोनों की बोल सकते हैं, दोनों ने, क्योंकि अगर दोनों बोलना चाहते हैं तो दोनों को घरेलू के पहले लिखना पड़ेगा। गतिशीलता पर इन व्यापक प्रतिबंधों ने दोनों घरेलू और बाहरी आर्थिक और वाणिज्य गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था, ये, या फिर गतिशीलता पर इन व्यापक प्रतिबंधों ने घरेलू और बाहरी दोनों की आर्थिक और वाणिज्य गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था, ठीक है, दोनों की, क्योंकि अगर आप बाद में दोनों के बाद की नहीं लगाएंगे तो फिर वो आर्थिक के साथ जुड़ जाएगा, जबकि दोनों बोथ जो कनेक्टेड है वो डोमेस्टिक है, घरेलू और बाहरी के साथ कनेक्ट करना है, तो इसलिए दोनों की लिखना पड़ेगा। तो गतिशीलता पर इन व्यापक प्रतिबंधों ने घरेलू और बाहरी दोनों की आर्थिक और वाणिज्यिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था, पास्ट परफेक्ट, नेक्स्ट सेंटेंस। Chinese annual gross domestic product GDP growth had fallen to 3% in 2022. तो चाइनीज घरेलू सकल घरेलू चीनी सकल वार्षिक एनुअल चीनी वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि 2022 ग्रोथ है ना, ग्रोथ यानी की वृद्धि 2022 में 3% हो गई थी, ठीक है, 3% तक में गिरकर 3% हो गई, मतलब इट हैड फॉलन टू, कॉमा द स्लोएस्ट इन सेवरल ईयर्स, जो कई वर्षों में सबसे धीमी थी, ठीक है, तो 3% ग्रोथ उनकी हो गई थी 2022 में कोविड की वजह से, ठीक है, जीडीपी की, जो कि कई वर्षों में सबसे धीमी थी। तो चीनी, पूरे सेंटेंस को फिर से पढ़ेंगे, चीनी वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि 2022 में गिरकर 3% हो गई थी, हैड फॉलन, पास्ट परफेक्ट, कॉमा द स्लोएस्ट इन सेवरल ईयर्स, जो कई वर्षों में सबसे धीमी थी, ठीक है, तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट की बात है। But next sentence, the property sector, which had accounted for over 30% of Chinese growth for years, has been hit by the imposition of much stricter regulatory measures. ठीक है, तो the property sector यानी संपत्ति क्षेत्र जिसने वर्षों से चीनी विकास में 30% से अधिक का योगदान दिया है, which has accounted for over 30% of Chinese growth for years. ठीक है, तो संपत्ति क्षेत्र जिसने वर्षों से चीनी विकास में 30% से अधिक योगदान दिया है, इट हैज अकाउंटेड फॉर ओवर 30% ऑफ चाइनीज ग्रोथ, यानी चीनी जिसने वर्षों से चीनी विकास में 30% से अधिक योगदान दिया, किसने, संपत्ति क्षेत्र में, हैज बीन हिट बाय द इंपोजिशन ऑफ मच स्ट्रिक्टर रेगुलेटरी मेजर्स, बहुत सख्त नियामक उपायों, ठीक है, रेगुलेटरी मेजर ऑफ मच स्ट्रिक्टर रेगुलेटरी मेजर, स्ट्रिक्टर यानी सख्त, और मच स्ट्रिक्टर यानी बहुत सख्त, रेगुलेटरी यानी नियामक और मेजर्स यानी उपाय, ठीक है, मेजर यानी उपाय, तो बहुत सख्त नियामक उपायों के लागू होने से बाय द इंपोजिशन ऑफ हैज बीन हिट से प्रभावित हुआ है, ठीक है। तो संपत्ति क्षेत्र कॉमा जिसने वर्षों से चीनी विकास में 30% से अधिक का योगदान दिया है या से अधिक योगदान दिया है, कॉमा बहुत सख्त नियामक उपायों के लागू होने से प्रभावित हुआ है, हैज बीन हिट बाय द इंपोजिशन ऑफ मच स्ट्रिक्टर रेगुलेटरी मेजर्स, बहुत सख्त नियामक उपायों के लागू होने से प्रभावित हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट। इससे पहले क्या था, पहला जो सेंटेंस है वो क्या था, आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू
सेंस, ठीक है। अवसर मिला, मुझे ये समझने का अवसर मिला, ठीक है। तो पहला सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में, दूसरा सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट में है, और लास्ट सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। सो इस तरीके से और सॉरी तीसरा सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट में है और चौथा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। इस तरीके से इस बात ये पैसेज जो है मोस्टली पास्ट में चल रहा है, कई बार बहुत रिमोट पास्ट परफेक्ट में चले जा रहा है और कई बार प्रेजेंट परफेक्ट में आ जा रहा है, और पास्ट के अराउंड आगे पीछे ये पैराग्राफ जो है वो चल रहा है। इसका मेन टेंस जो है पास्ट टेंस है, क्योंकि जो यात्रा हुई है वो पहले अतीत की बात है ना, इसीलिए ये पैसेज जो है पास्ट टेंस पे चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। The property bubble has popped, leading to knock-on effects on other related sectors, particularly banking and finance. तो संपत्ति का जो बुलबुला है, प्रॉपर्टी बबल, वो फूट गया है, बस पॉप्ड, फूट गया। फूट को आप कोट्स में डाल सकते हैं, ठीक है, पॉप, ठीक है, जिसने लीडिंग टू नॉक ऑन इफेक्ट्स ऑन अदर रिलेटेड सेक्टर्स, पर्टिकुलरली जिसने अन्य संबंधित क्षेत्रों यानी रिलेटेड सेक्टर्स, जिसने अन्य संबंधित क्षेत्रों विशेष रूप से बैंकिंग और वित्त, फाइनेंस यानी वित्त पर प्रभाव डाला है, ठीक है, जिससे लीडिंग टू नॉक ऑन इफेक्ट्स, लीडिंग टू हो सकता है जिससे प्रभाव पड़ा है, ठीक है, और अगर हैज लेड टू होता तो जिसने प्रभाव डाला है, और लीडिंग टू यानी प्रभाव पड़ना, ठीक है, और हैज लेड यानी प्रभाव डालना, ठीक है। सो संपत्ति का बुलबुला फूट गया है, कॉमा, जिससे अन्य संबंधित क्षेत्रों, कॉमा, विशेष रूप से बैंकिंग और वित्त पर, कॉमा, पर प्रभाव पड़ा है, या बिना कॉमा के भी आप लिख सकते हैं। संपत्ति का बुलबुला फूट गया है, कॉमा, जिससे अन्य संबंधित क्षेत्रों, कॉमा, विशेष रूप से बैंकिंग और वित्त पर प्रभाव पड़ा है, ठीक है। सो दो बार इधर भी कॉमा आया, दो बार हिंदी भी, ठीक है। सो वित्त के बाद कॉमा नहीं आएगा, वित्त से पहले आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इंग्लिश में हमने पर्टिकुलरली के पहले, फाइनेंस के बाद तो नहीं आया, फाइनेंस के बाद तो फुल स्टॉप आ गया, उसके पहले कॉमा, इसीलिए विशेष रूप से बैंकिंग से पहले कॉमा है, पर्टिकुलरली बैंकिंग एंड फाइनेंस, यानी विशेष रूप से बैंकिंग और वित्त, इससे पहले एक कॉमा आएगा, और पॉप, फूटने के बाद एक कॉमा आएगा, दो जगह कॉमा है, ठीक है, और कहीं कॉमा नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, it was expected that the removal of COVID-related restrictions would lead to a significant revival of the economy. This is what reportedly happened the first quarter of 2020. So, ये अपेक्षित था या ये उम्मीद की गई थी कि कोविड संबंधित प्रतिबंधों के हटाने से, ठीक है, या को हटाने से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण पुनरुद्धार होगा, यानी सिग्निफिकेंट रिवाइवल अर्थव्यवस्था में, या अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण रिवाइवल ऑफ अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण पुनरुद्धार होगा, ठीक है, और यही कथित तौर पर, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, कॉमा, एंड दिस इज व्हाट रिपोर्टेडली हैपेंड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023, और यही कथित तौर पर 2023 की पहली तिमाही में हुआ, यानी क्वार्टर मतलब तिमाही, और यही कथित तौर पर, एंड दिस इज व्हाट रिपोर्टेडली हैपेंड, यानी लोगों ने यही पता चला, और यही कथित तौर पर 2023 की पहली तिमाही में हुआ, ठीक है। सो ये उम्मीद की गई थी कि कोविड संबंधित प्रतिबंधों को हटाने से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण पुनरुद्धार होगा, कॉमा, और यही कथित तौर पर 2023 की पहली तिमाही में हुआ। दिस इज व्हाट हैपेंड, यानी पास्ट, ये भी पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, चाइनीज जीडीपी ग्रोथ वाज 4.5% during this quarter, leading to projections of 5.6% for the whole calendar year. तो पहले 3% हो गया था, अब क्या हो गया, 4.5%। तो चाइनीज जीडीपी वृद्धि, ग्रोथ यानी वृद्धि, सो ड्यूरिंग दिस क्वार्टर, यानी इस तिमाही के दौरान चाइनीज जीडीपी यानी चाइनीज सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 4.5% थी, की वृद्धि, मतलब जीडीपी की वृद्धि, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि
4.5% थी, was यानी सिंपल पास्ट, कॉमा लीडिंग टू प्रोजेक्शंस ऑफ 5.6% फॉर द होल कैलेंडर ईयर। और अगले कैलेंडर ईयर के लिए, मतलब ये जो 2023 वाला जो है, इसके लिए उन्होंने अनुमान लगाया, और ठीक है, जिससे पूरे कैलेंडर वर्ष के लिए 5.6% का अनुमान लगाया गया। ठीक है, ये भी पास्ट में। ठीक है, तो सिंपल पास्ट। तो सेंटेंस क्या हो गया, इस तिमाही के दौरान चीनी सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 4.5% थी, कॉमा जिससे पूरे कैलेंडर वर्ष के लिए 5.6% का अनुमान लगा। दैट मीन्स इस लास्ट वाले क्वार्टर जो जनवरी फरवरी मार्च अभी जो गया है, उसमें 4.5% उनका ग्रोथ हुआ। इससे 2022 पूरे कैलेंडर के लिए 5.6% का अनुमान लगाया, थोड़ा बढ़ गया। पहले 3 से कितना हो गया, 4.5 होके, और अब पूरे साल भर का 5.6% वृद्धि, जीडीपी की वृद्धि का अनुमान लगाया। ठीक है, इसमें भी एक जगह कॉमा लगा है, और ये पास्ट टेंस का सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, हाउएवर ग्रोथ शार्पली डिसेलरेटेड द सब्सिक्वेंट क्वार्टर एंडिंग जून। लेकिन फिर क्या हुआ, अप्रैल मई जून में, अभी अप्रैल मई जून 2023 के में फिर से फिर जो उनकी वृद्धि है वो फिर कम हो, फिर धीमी हो। ठीक है, किंतु हालांकि, हाउएवर माने हालांकि, कॉमा, हाउएवर के बाद कॉमा लगता है, तो हालांकि जून में समाप्त होने वाली अगली तिमाही में विकास में तेजी से गिरावट है। ठीक है, शार्पली डिसेलरेटेड इन द सब्सिक्वेंट क्वार्टर एंडिंग। जून में समाप्त होने वाली तिमाही में विकास में तेजी से गिरावट आई, यानी ग्रोथ शार्पली डिसेलरेटेड। हालांकि जून में समाप्त होने वाली अगली तिमाही में विकास में तेजी से गिरावट आई, यानी सिंपल पास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, it was 6.7% compared to the same period last year, but this reflects the low base effect. तो पिछले साल इसी समय में मतलब 6.7 का पिछले क्वार्टर से तो बेटर ही हुआ, मतलब जो लास्ट प्रीवियस ईयर का जो क्वार्टर है उससे तो बेटर ही हुआ, उसमें 4.5 हुआ था, और अब 6.7 हुआ इस अप्रैल मई जून में। ठीक है, तो लेकिन जो एक ग्रोथ एक्सपेक्ट की गई थी वो ग्रोथ नहीं। ठीक है, 6.7 ही, 4.5 से अगले क्वार्टर में कितना हुआ, 6.7%। ठीक है, तो कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर। ठीक है, तो पिछले साल में शायद इस समय में ज्यादा हुआ था, इसीलिए वो लोग बोल रहे हैं, उसकी तुलना कर रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेड था पिछले साल अप्रैल मई जून में 6.7 से ज्यादा था। कितना ज्यादा था वो आगे पता चलेगा। ठीक है, लेकिन अभी 6.7% ही वृद्धि हुई इस अप्रैल मई जून वाले क्वार्टर। एंड दिस रिफ्लेक्ट्स द लो बेस इफेक्ट, और बट दिस रिफ्लेक्ट्स द लो बेस इफेक्ट, लेकिन इससे निम्न आधार प्रभाव को, लेकिन ये निम्न आधार प्रभाव यानी लो बेस इफेक्ट, निम्न आधार प्रभाव, लेकिन ये निम्न आधार प्रभाव को दर्शाता है, रिफ्लेक्ट्स। ठीक है, सो पिछले वर्ष की समान कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर, पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में, कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर, पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में, मतलब यही अप्रैल मई जून की अवधि जो है, इसी की तुलना में पिछले वर्ष में, ठीक है, पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में ये 6.7% था, कॉमा, लेकिन यह निम्न आधार प्रभाव को दर्शाता है, बट रिफ्लेक्ट्स द लो बेस इफेक्ट। ये भी सिंपल पास का सेंटेंस। ग्रोथ हैज बीन लेस देन 1% कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर। ठीक है, तो जो पिछला क्वार्टर है, पिछली तिमाही की तुलना में ये ग्रोथ, इसकी जो ग्रोथ है वो 1% कम हुई। ठीक है, ग्रोथ हैज बीन लेस देन 1% कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर। सो ठीक है, सो जो पिछला क्वार्टर था, पिछली जो तिमाही थी, उससे ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट की गई थी, लेकिन 1% भी से भी कम ग्रोथ हुई, यानी वृद्धि पिछली तिमाही की तुलना में वृद्धि 1% से भी कम रही। ग्रोथ हैज बीन यानी कम रही है, तो पिछली तिमाही की तुलना में वृद्धि 1% से भी कम रही है, यानी 4.5% का भी अगर 1% जोड़ेंगे तो 6.7 से ज्यादा आएगा, लेकिन उतना भी नहीं।
6.7 पे आके आटा रुक गया, ठीक है। तो पिछले तिमाही की तुलना में ये 1% में वृद्धि 1% से भी कम रही है। तो ये क्या है, लास्ट सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट। तो जैसे पिछले पैराग्राफ में पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, इसी तरीके से इस पैराग्राफ में भी आप देखिए पहला सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, दूसरा सेंटेंस जो है की गई थी, तो दूसरा सेंटेंस क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, ठीक है। और तो दूसरा सेंटेंस हमारा जब हिंदी में हम लिख रहे हैं तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिख रहे हैं, और जो इंग्लिश में लिख रहे हैं वॉज एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो ये जो है इंग्लिश में जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में, लेकिन जब उसको हिंदी में कर रहे हैं तो उम्मीद की गई थी, उम्मीद की थी नहीं, उम्मीद की गई थी, ठीक है। तो हिंदी से इंग्लिश में जब चेंज करते हैं तो कई बार जैसे सिंपल पास्ट है उसको जब हमने ट्रांसलेट किया तो वो क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, है ना। दिस वाज एक्सपेक्टेड, ये उम्मीद की गई थी, ये उम्मीद की थी नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे कि ये उम्मीद की थी या ये अपेक्षा की थी, ऐसे नहीं, अपेक्षा की गई थी। और अगर हम लिखें इट हैड बीन एक्सपेक्टेड तो तब भी उसका यही ट्रांसलेशन होगा, ये उम्मीद की गई थी या उम्मीद लगाई गई थी, ठीक है, या रखी गई थी। तो कई बार सेंटेंसेस में थोड़ा सा इधर उधर जो टेंस होता है, काल होता है, कई बार उसमें डिफरेंस आता है। जब हम इंग्लिश से दो सेंटेंस अलग अलग टेंसेस के हिंदी में एक ही टेंस जाके बन सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ये उम्मीद की थी, इट वाज एक्सपेक्टेड या इट हैड बीन एक्सपेक्टेड, दोनों का ट्रांसलेशन एक ही है, ठीक है। तो बहरहाल पहला सेंटेंस जो है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में है, दूसरा सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट में है, तीसरा सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में है, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस भी सिंपल पास्ट में है, फिर सिंपल पास्ट में है, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट से शुरू होके पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट होते हुए दोबारा से प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस हमारा लौट के आता है, क्योंकि ये एक पास्ट टेंस का पैसेज है, तो इसीलिए इसमें टेंस जो है वो या तो प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा, या सिंपल पास्ट रहेगा, या पास्ट परफेक्ट रहेगा। यही तीन टेंसेस के बीच में हम ढूंढेंगे, और उस टेंस का आपको ध्यान रखना है। और ये भी हमने देखा कि कैसे कई बार सिंपल पास्ट को जब हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में तो वो क्या बन जाता है, कई बार एक ही टेंस जो इंग्लिश में सूट कर रहा, जरूरी नहीं कि उस जगह में वो टेंस सूट करे, तो कई बार उस टेंस को थोड़ा चेंज करना पड़ता है, टेंस में कई बार परिवर्तन भी आता है। लेकिन जहां तक कि संभव है, जहां तक की जरूरत ना पड़े, आप टेंस को प्लीज मेंटेन करके चलें, ठीक है। तो आज मैं इस पैसेज को, डिस्कशन को यहीं पे विराम दूंगा, एंड आई होप आपको पैसेजेस को कैसे ट्रांसलेट करना है उसमें कुछ इंटेलिजेंस आपकी डेवलप हो रही है, ठीक है। और अगर आपको कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कैसे ट्रांसलेट करना है, सेंटेंस के भाव को अगर आप समझ पाते हैं तो आप बहुत इजीली ट्रांसलेट कर लेते हैं, ठीक है। सो आई कंग्रेचुलेट एवरीवन फॉर completing today's lecture, and see you in the next class with few more fresh passages for discussion. Thanks everyone.